क्लास 9th का जो हम लोग पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी की सबसे खास बात होती है कि हर बच्चा को दिक्कत होता है। तो पिछले क्लासेस में ट्रायंगल और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हम लोग डिस्कस किए थे, है ना। आज हम बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर और कॉन्ग्रुएंट डायग्राम, ठीक है ना, कि आखिर कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। जैसे अगर बाई चांस मान लो कि सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है ना, बोला इफ ऑल पार्ट्स का मतलब क्या हो गया, साइड्स एंड एंगल, है ना। और हम बताए थे ना कि ट्रायंगल में टोटल कितने पार्ट होते हैं, 9 पार्ट होते हैं, लेकिन हम 6 पार्ट की ही बात क्यों करते हैं, हम साइड और सिर्फ एंगल की ही बात क्यों करते हैं, हम वर्टेक्स की बात क्यों नहीं करते हैं, है ना। पिछले क्लास में मैंने समझाया था कि डिटेल्स में समझिए कि अगर कोई भी ट्रायंगल बनाया जाता है ना बच्चों, ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर ट्रायंगल हमारा ए बी और सी हो, है ना, ठीक है ना, तो ए बी और सी क्या है, वर्टेक्स, यानी ट्रायंगल हैव 3 वर्टेक्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल, यानी टोटल कितना हो गया, 9 पार्ट्स। बट जब हम लोग ऐसे, हम लोग थोड़ा सा लिख देते हैं इसमें 3 वर्टेक्स, वर्टेक्स कौन कौन हो गया बच्चों, ए बी और सी। 3 एंगल, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। 3 साइड्स, ए बी, बी सी और कितना हो जाएगा बच्चों, ए सी, ए बी बी सी और ए सी। लेकिन जब हम लोग कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं तो कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग 6 ही पार्ट यानी साइड्स और एंगल की ही बात क्यों करते हैं। साइड्स और एंगल की बात करने का सिर्फ इतना मतलब होता है क्योंकि जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स एक पॉइंट होता है ना। जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाता हूं तो सारे बच्चों को मैं बताता हूं कि वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है, इसको एकदम अच्छे से समझेंगे। जितना डिटेल्स में आपको यहां पे क्लासेस मिलेगा उतना डिटेल्स में आप कहीं भी ढूंढ लेना, नहीं मिलने वाला, इसका मेरा गारंटी है, ठीक है। आप ध्यान से सुनो, वर्टेक्स, वर्टेक्स जस्ट पॉइंट क्या होता है, पॉइंट इज जस्ट अ डॉट ऑफ बॉल पेन। पॉइंट क्या होता है, just a dot of ball pen or any points are congruent to each other, है ना। congruent का मीनिंग भी समझेंगे, each and every points are congruent to each other। अगर बाय चांस मान लेते हैं कि अब congruent और सिमिलर में क्या डिफरेंस है, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी किसे कहते हैं, तो इसको समझने की बात करेंगे तो सिमिलरिटी भी समझेंगे और कॉन्ग्रुएंसी भी समझेंगे। अगर हम 10th में भी पढ़ाएंगे तो कॉन्ग्रुएंसी जरूर पढ़ाते हैं, क्यों, क्योंकि उसे कंपेयर, जब किसी को आप कंपेयर करते हो ना तो चीजें क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती है। तो कॉन्ग्रुएंसी की जब हम बात करेंगे तो बोलता है कि कॉन्ग्रुएंट मतलब कोई वैसा 2 या 2 से ज्यादा डायग्राम, है ना, वैसा 2 और मोर डायग्राम, है ना, जो देखने में एक दूसरे से एग्जैक्ट इक्वल हो। क्या होना चाहिए बच्चों, एग्जैक्ट इक्वल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करते हैं, क्लास 10th का एनसीईआरटी का सीबीएसई का बुक या एनसीईआरटी का बुक, तो जितने भी एनसीईआरटी की बुक अगर नहीं निकली होगी, सारा के सारा एक दूसरे से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सारा एक दूसरे से क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है। यानी वैसा डायग्राम कॉन्ग्रुएंट कहलाता है कि अगर एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को रख दिया जाए तो दूसरा ऑब्जेक्ट हमें दिखाई ना दे, ठीक है ना। तो वैसे डायग्राम को क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। जैसे यहां पर ट्यूबलाइट्स लगे हुए, सारे ट्यूबलाइट्स एक ही कंपनी का है, एक ही साइज का है, एक ही हाइट का है, तो ये सारे ट्यूबलाइट्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्यूबलाइट्स हो जाएंगे। ये डिजिटल बोर्ड अगर इसी कंपनी का, यही साइज का होगा, सेम मॉडल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यानी आप पेन खरीदने जाते हैं और एक ही कलर का, एक ही कंपनी का, एक ही डिजाइन का, मतलब एक ही कंपनी का पेन अगर 10 पेन खरीदते हैं तो सारे पेन क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। अब अगर हम लोग थोड़ा सा यहां देखेंगे, अगर अपने हथेलियों की बात करेंगे, अगर ये हर इंसान का जो हथेली होता है वो एक दूसरे से इक्वल होता है, किसी का लंबा और किसी का छोटा नहीं, एक लंबा एक छोटा नहीं होता है, वो बाय डिफॉल्ट होता है, यानी कुछ डिफेक्ट होता है तो हो सकता है किसी का, ठीक है ना। लेकिन ये अगर आगे से ये मैं देख रहा हूं तो पीछे वाला दूसरा नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो ये मेरा दोनों जो पाल्म है ये दोनों एक दूसरे से क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है। क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यानी अगर हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंट डायग्राम की बात करेंगे तो कॉन्ग्रुएंट डायग्राम का मतलब ये हुआ, अगर कोई 2 ऑब्जेक्ट हो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का शेप एंड साइज दोनों इक्वल होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, या कॉन्ग्रुएंट जो भी चीजें रहेंगी वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी।
कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कॉन्ग्रुएंसी का? समझ। लेकिन अब यहां पे कॉन्ग्रुएंसी तो समझ गए कि भाई दो चीजें एग्जैक्ट एक दूसरे के हूबहू दिखना, उसे क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। लेकिन अगर हम कॉन्ग्रुएंट, यहां हमें क्या पढ़ना है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या पढ़ना है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से पहले आगे वर्टेक्स की जब बात हुई तो बात हमारा यानी चर्चा हमारा यहां पर यह हुआ था कि भैया पॉइंट्स, हम वर्टेक्स की बात क्यों नहीं किए? दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सिर्फ एंगल और साइड की ही बात की गई, वर्टेक्स की बात क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वर्टेक्स, दुनिया का जितने वर्टेक्स होते हैं एक दूसरे से क्या हो जाएंगे बच्चों? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे each and every vertex is just a dot of ball pen on any plane surface, just a dot of ball pen on any plane surface, just a dot of ball pen on any plane surface, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? वर्टेक्स। तो ट्रायंगल का जो वर्टेक्स होता है ना वो ऑलरेडी क्या होता है ना? कॉन्ग्रुएंट रहता है। वो क्या रहता है? कॉन्ग्रुएंट। इसलिए नो नीड टू प्रूव कॉन्ग्रुएंट, है ना? वर्टेक्स को लेना जरूरी नहीं, वो तो जान रहे कि सब इक्वल ही होता है। लेकिन को ज्यादातर बच्चों को ये पता नहीं होता, वो सिर्फ यही समझते कि तीन साइड्स और तीन एंगल बराबर हो तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होना जरूरी होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना बच्चों? आइए अब बोलता है, वर्टेक्स की बात कर लिए, अब बोल रहा है कि डायग्राम से अगर हम लोग बात करने का कोशिश करेंगे या डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे तो हम यही बोलेंगे कि ऑल पार्ट्स मतलब क्या? ट्रायंगल में होता ही क्या? या तो साइड्स या तो एंगल। Sides and angle of first triangle is equal to the corresponding part of the second triangle, then the triangles is called congruent triangle। यहां पे सारे टर्म आप लोग को समझ में आ गया, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग की बात करेंगे, है ना? व्हाट इज कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? मतलब अगर ये दोनों ट्रायंगल है तो अगर हम ट्रायंगल ए की बात करने वाले हैं, है ना, अगर हम लोग ट्रायंगल एंगल ए की बात करेंगे तो इसका पी हो गया, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अगर ये साइड की बात करेंगे बच्चों और ये साइड की बात करेंगे तो ए बी और ट्रायंगल पी क्यू आर का, यानी ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में हमारा एंगल ए और एंगल पी का कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंगल बी एंगल क्यू का कॉरेस्पॉन्डिंग है और एंगल सी एंगल आर का कॉरेस्पॉन्डिंग है। साइड की बात करेंगे तो ए बी हमारा पी क्यू का कॉरेस्पॉन्डिंग है। उसी तरीके से अगर मान लेते हैं बी सी जो है वो हमारा क्या है? क्यू आर का कॉरेस्पॉन्डिंग है। और इसी तरीके से अगर बात करेंगे तो ये जो ए सी है वो हमारा किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है बच्चों? पी आर के कॉरेस्पॉन्डिंग है। किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है बच्चों? पी आर के कॉरेस्पॉन्डिंग है। क्या आपको यहां पर कॉरेस्पॉन्डिंग भी समझ में आ गया? दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? तीन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पहले ट्रायंगल का और तीन दूसरे ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर होना चाहिए। यानी पहले ट्रायंगल का तीन जो एंगल है वो दूसरे ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होना चाहिए, देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर बाय चांस मान लेते हैं कि अगर एक कंडीशन अप्लाई करते, कंडीशन क्या है कि इफ ट्रायंगल एबीसी एंड पी क्यू आर आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना? कंडीशन अगर मैं मानता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या बोलेंगे? इफ ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, इफ ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर है, मैं बोल रहा हूं है, अच्छा कॉन्ग्रुएंट का साइन ये तो होता है इक्वल्स टू का साइन, इक्वल्स टू के साइन के ऊपर में ये एरो लगाते तो ये क्या हो जाता है? कॉन्ग्रुएंसी का साइन हो जाता है। कॉन्ग्रुएंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा ये साइन यूज होता है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों ट्रायंगल से हमें क्या मिलेगा ये जानना बहुत जरूरी है। तो इस ट्रायंगल से हमें क्या मिलेगा? पहले ऑल एंगल या ऑल साइड्स कर लेते हैं, हमें क्या मिलेगा? अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये कंफर्म है ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू होगा, BC इज इक्वल्स टू क्यू आर होगा और AC इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? PR हो जाएगा। यानी तीनों साइड्स इक्वल हो जाएगा बच्चों और तीनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। बोलो एंगल A का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? एंगल B का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? एंगल C का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा? यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल्स।
जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो ये कंडीशन अप्लाई है, यानी ये 100% होगा, और अगर इसमें से कोई भी अगर इक्वल नहीं होगा तो वो कॉन्ग्रेंट नहीं है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहां तक? तो ये हो जाता है कॉन्ग्रेंसी ऑफ अ ट्रायंगल, है ना। इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी होता है, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड समझना बहुत जरूरी होता है। अब हम लोग को इसके आगे जो बात करना है, जैसे क्राइटेरिया यानी साइड एंगल साइड ऑफ अ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अब हमारा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कोई दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट होने के लिए क्या ये छेवो पार्ट को हमेशा इक्वल करना जरूरी है? क्वेश्चन मार्क्स हमारा ये जनरेट हो रहा है। क्या दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए ये 6 पार्ट हमें ढूंढना जरूरी है? तो मेरा क्वेश्चन का आंसर आता है नो। हम किसी भी ट्रायंगल में कुछ ऐसे सिस्टम अरेंजमेंट आ जाता है कि अगर वो दोनों ट्रायंगल का कोई दो पार्ट भी अगर इक्वल करेंगे, वो दोनों ट्रायंगल का क्या करेंगे, कोई दो पार्ट भी इक्वल करेंगे, सॉरी 3 पार्ट अगर इक्वल करेंगे, तब भी वो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले पढ़ेंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी ऑफ अ ट्रायंगल। सबसे पहले क्या पढ़ना है बच्चों, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी ऑफ अ ट्रायंगल। सबसे पहले क्या पढ़ना है, बोलो जल्दी से, यानी साइड एंगल साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ये जो स्टेटमेंट होता है ना, यही ट्रायंगल के बारे में बोलता है। क्या बोलता है? वही बोलता है। अगर हम लोग दो ट्रायंगल बनाते और इसे प्रूव भी किया जाता है, ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया, दूसरा ट्रायंगल हो गया बच्चों पी क्यू आर। पी क्यू आर, है ना। ये दोनों ट्रायंगल को साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी कब कहा जा सकता है? तो बोलता है कि कभी भी कोई दो ट्रायंगल में, ध्यान से देखो, कॉन्फिडेंस लाना है, कभी भी कोई दो ट्रायंगल में, यानी इस ट्रायंगल का ये वाला साइड और इस ट्रायंगल का ये वाला साइड इक्वल हो, है ना। इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल के बराबर हो, और ये वाला साइड और ये वाला साइड के बराबर हो। ठीक है, तब ये दोनों ट्रायंगल ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, है ना। और इस कॉन्ग्रुएंसी को क्या बोलेंगे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। साइड एंगल साइड हमेशा, यानी जिंदगी भर याद रखने के लिए आपको सिर्फ इतना ही रखना है कि एंगल जब भी होगा ना, साइड एंगल साइड एंगल, इसका खास बात क्या है कि जो एंगल होगा ना, जो दोनों साइड अगर इक्वल होगा ना बाबू, उसके बीच में जो एंगल होगा तभी लगेगा क्या, साइड एंगल साइड। यानी ये जो एंगल बन रहा है, इसी एंगल से ना दोनों साइड निकला हुआ है। ए बी और ए सी किससे निकला हुआ, जो एंगल इक्वल है उसी से नहीं निकला हुआ है। तो ऐसा कंडीशन होगा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। कब होगा, क्या आइडेंटिफिकेशन होगा इसका? तो इसका आइडेंटिफिकेशन यही है कि जो दोनों साइड इक्वल होगा उसके बीच वाला ही एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब मैं बताता हूं कि अगर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लगाना है ना, इफ हम स्टेटमेंट क्या लिख रहे हैं, इफ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इफ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या क्या होना चाहिए, पहले क्या लिखेंगे, पहले क्या है, साइड लिखेंगे, है ना। पहले अच्छा देखो, साइड एंगल साइड है ना, तो पहले साइड लिखना, उसके बाद एंगल लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे। बहुत सारा बच्चा तेज बनता है, पहले एंगल लिख देता है फिर दो को साइड लिख देता है, तो वो गलत स्टेटमेंट हो जाता है ना। अगर बोला जाए, अगर सही से बोला जाए तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है, लेकिन इसका जानकारी नहीं होता। लेकिन आप लोगों को तो पता होना चाहिए ना, क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, पी क्यू। ए बी किसके बराबर, पी क्यू के बराबर। अब बताओ, एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल पी, फिर क्या हो जाएगा बाबू, ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी आर, कितना हो जाएगा बच्चों, पी आर। तो ये दो, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर हो जाएगा। कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लगा, साइड
एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, क्या हो गया? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। जब भी कोई दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होता है और कोई भी कॉन्ग्रुएंसी हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोगों ने तो यहां पर तीन ही पार्ट को इक्वल किया है। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है ना, जब जो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तब हमने तीन पार्ट इक्वल किया था, तो तीन जो रेस्ट बचा हुआ पार्ट है वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। जैसे क्या मेरे को पता था कि बी और क्यू बराबर है? नहीं ना। तो बी और क्यू अब इक्वल हो जाएगा बच्चों, बी और क्यू क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सी और आर भी क्या हो जाएगा बच्चों? इक्वल हो जाएगा। और बीसी इज इक्वल टू क्यू आर भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि बीसी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है? एंगल बी का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन था? एंगल बी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू है ना। एंगल सी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? तो इक्वल हो जाएगा। ये हो जाता है स्टेटमेंट समझने के लिए। यानी तुमने आज क्या सीखा? तुमने सीखा कि अगर किसी भी क्राइटेरिया को हम लोग यूज करते हैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए, यानी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी यूज करते हैं, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी में होता क्या है और प्रूव करने के बाद किन किन चीजों को इक्वल हम कर सकते हैं, और इक्वल जो करते हैं उसको किस लॉ के थ्रू करते हैं, अभी हम आपको वो बताने वाले हैं। जब ये दोनों, यानी आपको क्या मिला बच्चों? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू लिख सकते हैं। हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी सी इज इक्वल टू क्यू आर लिख सकते हैं ना बच्चों। फिर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर लिख सकते हैं ना। इसको किस रूल से लिखते हैं? तो इसको बोलते हैं सीपीसीटी। क्या बोलते हैं बच्चों? सीपीसीटी। सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर कोई दो ट्रायंगल को किसी भी क्राइटेरिया को यूज करके प्रूव किया जाता है कि वो कॉन्ग्रुएंट है, तो रेस्ट बचे हुए पार्ट भी इक्वल हो जाते हैं। इस रूल को कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी किसी भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो इक्वल होते हैं। बोलिए यहां पर तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताइए। आपने क्या जाना? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी आपने जाना, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग टोटल कॉन्ग्रुएंसी इसका पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।